न्यू स्टोरी माई रिच वाइफ एपिसोड 125। कुछ देर उस कमरे में रहने के बाद वो वहां से बाहर निकली। उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और हाथ भी हल्के से कांप रहे थे। बाहर पड़े एक साइड में सोफे पर जाकर वो बैठ गई। कुछ समय तक वहां पर सन्नाटा रहा और किसी ने भी कोई आवाज नहीं की। करीब आधे घंटे बाद वो अपना सर उठाकर सामने बैठे शख्स को देखकर बोली, मैं रेडी हूं जो आपने कहा है वो करने के लिए, पर मुझे भी 3 साल चाहिए सब कुछ देखने और परखने के लिए, और मैं जो भी इन 3 सालों में करूंगी उसमें मुझे आप सबकी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर उसके सामने बैठे शख्स ने कहा, आप अपनी पूरी जिंदगी हमें दे रही है तो ये 3 साल क्या है। आप जो करना चाहती है वो करिए, कोई आपको नहीं रोकेगा, पर ये आपको भी याद रखना होगा कि आपके साथ अब किसी और का जीवन और साथ जुड़ चुका है और वो 3 साल तक आपके साथ ही होंगे, चाहे जिस भी रूप में वो आपसे सामने आए, आप उन्हें दूर नहीं कर सकती। उद्धरण चिन्ह। इतना सुनकर उसने सर हिलाया और उठकर उस पुराने घर से बाहर चली गई। उसने बाहर जाकर देखा आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बारिश होने वाली थी। उसने अपने सर पर बेसबॉल कैप पहनी और अपने हाथ अपनी ब्राउन विंड ब्रेकर में डाल लिए। सर उठाकर जैसे ही उसने आसमान को देखा और आसमान के बादलों से एक बूंद आकर सीधे उसके नाक पर पड़ी, वो ये महसूस कर हल्के से ही सही मुस्करा दी। उसकी राइट साइड की गाल पर मुस्कुराने की वजह से बिल्कुल हल्का सा डिंपल पड़ा जो कोई ध्यान से देखे तो ही नजर आए। उसने आसमान की ओर देखा और हल्के से कहा, जस्ट वेट। वो हल्की हल्की बारिश में बिना छाते के चलने लगी और भीगने लगी। उसके पीछे उस पुराने घर के दरवाजे पर खड़ा हर एक शख्स उसे जाता देख रहा था। कुछ दरवाजे के बाहर खड़े थे जैसे किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हों। सब लोग बस उसे देख रहे थे और सभी की आंखों में एक आस थी और शायद वो आस वही थी। कुछ समय बाद उनमें से जिसने उससे बात की थी वो बोले, आने वाले समय में अब बहुत से बदलाव देखने को मिलने वाले हैं हमें, अब हमें भी तैयार रहना होगा ये बदलाव को अपनाने के लिए, इसलिए हम उन्हें अभी बताने जा रहे हैं जिनके जीवन में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। हमारा फोन लेकर आए, कमर में हमने जो किया है वो उन्हें बताना होगा क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभाव उनकी जिंदगी पर ही पड़ेगा। इतना बोलकर वो अंदर चले गए। सब उनकी बात सुनकर अलग अलग सोच में थे और उनमें से कुछ लोग उनके पीछे चले गए। सबके मन में कुछ ना कुछ चल रहा था। तारांकन। 1 महीने बाद नीलगिर सिटी। जैसा नाम वैसा शहर, नीलगिर जैसा नाम वैसा ही शहर। नीले आसमान और नदी किनारे बसा ये शहर जिसके पहाड़ों के फूल भी नीले रंग के थे। ये शहर पहाड़ों में बसा था और ये बहुत ही बड़ा था। इसके एक और नदी बहती थी और एक और पहाड़ थे। बीच में ये शहर, जिसका एरिया सच में बहुत बड़ा था और एक जिले से भी कई गुना ज्यादा बड़ा था। ये शहर सच में बहुत ही सुंदर था और ठंडा था। इस बड़े शहर या जिले से करीब 500 के करीब गांव जुड़े थे। जुड़े इसलिए थे क्योंकि सदियों से यहाँ पर राज परिवारों का ही राज था। डेमोक्रेटिक होने पर भी जो भी गवर्नमेंट का मंत्री, गवर्नमेंट ऑफिसर, एमएलए सब यहाँ के परिवार से ही बनते क्योंकि इसी तरह से वो यहाँ की सत्ता हो अपने हाथ में ऑफिशियल तरह से रख सकते थे। राज परिवारों के साथ साथ जो सदियों से अमीर घराने थे या नोबेल परिवार वो भी वहाँ पर ऊंचे ओहदे पर थे और वो राज परिवारों के साथ मिलकर खड़े हो सकते थे। यहाँ के लोगों का भी यहाँ के राज परिवारों पर ही विश्वास था क्योंकि उनके लिए उन्होंने भी बहुत कुछ किया था और बाकी जिलों से ज्यादा विकसित था उनका ये नीलगिर शहर। गवर्नमेंट की भी उन राज परिवारों के साथ संधि थी और दोनों ओर से मिलकर काम होता था। सबको यहाँ सब अच्छा और सुंदर लगता, पर कहते हैं ना सुंदरता हमेशा नहीं रहती, और वही बात थी। यहाँ की राज परिवारों देखने में जितने साथ थे, अंदर ही अंदर सत्ता और पावर के लिए भूखे थे। खासकर इस जमाने के परिवार के सदस्य जिन्हें बस पैसे की भूख और लालच था पावर का, जो बस अब सब कुछ हथियाना चाहते थे एक दूसरे से। पर उनकी पिछली पीढ़ी ने उन्हें किसी तरह रोका हुआ था जिसकी वजह से शांति बरकरार थी, पर कब तक ये किसी को पता नहीं था। इस नीलगिर शहर में 2 बड़े राज परिवार थे जो यहाँ काम करते थे। हर राज परिवार के अधीन 200 गांव थे। जो बाकी के गांव थे वो जो नोबेल परिवार पुश्तैनी अमीर घराने थे वो संभालते थे। आगे चलकर इनका परिचय कहानी में हो जाएगा। कोष्टक। आज इस शहर में कुछ ज्यादा ही चहल पहल थी। क्यों थी? क्योंकि यहाँ की सबसे बड़ी और फेमस यूनिवर्सिटी का नया सेशन शुरू हो रहा था। देश भर से बहुत से स्टूडेंट्स का सपना है यहाँ आना और यहाँ पर पढ़कर अपने सपने पूरे करना। पर इस साल कुछ अलग होने वाला था यहाँ, और आगे चलकर यहाँ जो बदलाव आना था वो बदलाव पूरे नीलगिर में बदलाव की पहल की नींव बननी थी। इस फेमस यूनिवर्सिटी का नाम रॉयल यूनिवर्सिटी था और ये ब्रिटिशों के ज़माने से थी जिसे उस समय के राजा ने बनाया था जो उस समय सत्ता में थे। ये यूनिवर्सिटी जितनी पुरानी थी उतनी ही फेमस, और यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी से पढ़कर बहुत से लोग ऊंचे ओहदे पर बैठ गए थे और कुछ विदेशी कंपनियों में ऊंचे स्थान पर थे। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की लाइफ सेटल हो जाती थी, ये सबका मानना था, इसलिए दूर दूर से लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे।
ये यूनिवर्सिटी भी राज परिवारों के अधीन थी और ज़्यादातर यहाँ पर बड़े घराने के बच्चे ही आते थे, पर फिर भी आम लोगों के लिए भी यहाँ पर आना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए सब यहाँ का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना चाहते थे। आज नया सेशन स्टार्ट होने के वजह से बहुत ही भीड़ थी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस गेट पर। सब पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को छोड़ने आए थे हॉस्टल में, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का रूल था कि सभी बच्चों को हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा जब तक उनकी डिग्री या कोर्स खत्म नहीं हो जाता। सब बच्चों का एडमिट कार्ड दिखाकर अंदर जा रहे थे। ये धक्का मुक्का बस एक लाइन में ही था, क्योंकि जो दूसरी लाइन थी उस साइड से तो कोई एडमिट कार्ड चेक भी नहीं कर रहा था और वहां लिखा था ओनली फॉर रॉयल्स एंड नोबेल्स। दोनों साइड के बीच एक लड़की खड़ी थी, अपने एक हाथ में ट्रॉली बैग पकड़े और एक बैकपैक कंधे पर लटकाए। वो ये सब बड़े ध्यान से देख रही थी। उसने एक बात नोटिस की कि यहाँ की आम जनता को अभी ऐसे भेदभाव में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसने सर हिला दिया, क्योंकि यहाँ के लोगों को ये सब चीज़ों की बहुत ही बुरी आदत लग गई थी। उसने डार्क ब्राउन रंग की ट्रैक पैंट पहनी थी और ब्लैक कलर की हाई नेक स्वेटर और उसके ऊपर कैमल कलर का लॉन्ग ओवरकोट। उसने सिंपल हाई पोनी की थी, अपने लंबे बालों की को कमरे से भी नीचे तक थे और सर पर बेसबॉल कैप पहनी थी। उसकी आंखें लाइट ब्राउन थी और उसकी होंठों के पास एक तिल था। उसका रंग साफ गेहुआ था और चेहरा गोल। उसकी हाइट भी करीब 5 फुट 4 इंच थी, जो नॉर्मल थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थी, इसलिए देखने वाले को लगता था कि इसमें बहुत गुस्सा है और एटीट्यूड है। तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ तो उसने अपनी ओवरकोट की पॉकेट से अपने फ़ोन निकाला तो देखा कि एक प्राइवेट नंबर था। उसने अपनी आईब्रो उठाई और फ़ोन ऑन किया। आगे से एक आवाज़ आई, वेलकम टू रॉयल्स क्वीन। आपका फ्यूचर पतिदेव आपका रॉयल्स में स्वागत करता है। उद्धरण चिन्ह। करीब एक हफ्ता पहले ही उसे एक मेल आया था और यहाँ के राज परिवारों की पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ रॉयल यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर भी था और नीचे बस एक नाम लिखा था, राघवेंद्र सिंह चौहान, आपका फ्यूचर पतिदेव। और आज उसकी आवाज़ सुनकर उसे पता चल गया था कि जिससे उसकी शादी होने वाली है वो बहुत ही पावरफुल और खतरनाक आदमी है। उसने अपने इमोशंस सही किए और कहा, थैंक्स मिस्टर चौहान। उसके ऐसे बोलने पर आगे से उसे राघवेंद्र की हल्की सी हंसी सुनाई दी और वह बोला, आपके मुंह से मिस्टर चौहान सुनकर काफ़ी अच्छा लगा। आप एंट्री करके हॉस्टल में जाए, मैंने इंतजाम कर दिया है, सब किसी को नहीं पता चलेगा आप असलियत में है कौन। थैंक्स फिर से आपका, और आप कब मिलेंगे मुझे? वो तो मैं भी नहीं जानता। क्या पता कब किसी मोड़ पर मुलाकात हो। इतना बोलकर उसने फ़ोन कट कर दिया। वो कुछ देर फ़ोन को देखती रही और फिर गहरी सांस लेकर अपना एडमिट कार्ड दिखाया और फिर हॉस्टल में उसे जो रूम दिया गया वो डबल रूम था, जो सेकंड फ्लोर पर लास्ट में था। उसने रूम नंबर देखा तो 212 था और उसका रूम सबसे लास्ट में था और फिर कॉरिडोर खत्म हो जाता था। उसने अपना रूम ओपन किया तो अभी उसके साथ वाली लड़की नहीं आई थी, तो उसने लेफ्ट साइड बेड पर अपना सामान रखा और रूम में बालकनी की विंडो ओपन की और बाहर जाकर बालकनी में खड़ी और गई और हल्के से बोली, वेलकम टू रॉयल्स वैदेही। उसके ठीक सामने ही पूरी रॉयल यूनिवर्सिटी दिखाई देती थी, जो सच में बहुत ही बड़ी थी और पुराने स्टाइल में बनी थी, पर उसमें भी एक अलग ही रुआब था। शाम हो रही थी और सूरज ढल रहा था और ठंड बढ़ रही थी। सूरज की लाल किरणें वैदेही के पर हल्की सी ही मुस्कुराहट ले आई थी, जिससे उसकी गाल पर पड़ रहा हल्का सा डिंपल दिखने लगा। उसने यहाँ पर मास्टर्स में एडमिशन लिया था। उसने बीटेक की थी सिविल इंजीनियरिंग में और अब उसका एडमिट लेटर भी उसी फील्ड में ही मास्टर्स में था, इसलिए उसे स्टडी में इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली थी। पर वैदेही इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि उसके ठीक सामने बनी हुई बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर ठीक उसके सामने ही कोई उसे बहुत गौर से देख रहा था और उसने अपने कमरे की लाइट बंद की थी। अंधेरे में उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, पर उसने अपने डार्क ब्राउन बालों की छोटी सी छोटी करी हुई थी और उसने सफ़ेद रंग की शर्ट के साथ काले रंग की पेंट पहनी हुई थी। उसकी हाइट करीब 6 फुट थी। उसके चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कुराहट थी और वो एक टक सामने गर्ल्स हॉस्टल के सेकंड फ्लोर पर खड़ी वैदेही को देख रहा था। वो हल्के से बोला, यहाँ पर जो भी होगा उसका असर मैं तुम पर नहीं पड़ने दूंगा। ये मेरा यानी राघवेंद्र सिंह चौहान का वादा है तुमसे भी और अपने आप से भी मेरी क्वीन। रात होने को थी, पर वैदेही की रूममेट अभी तक नहीं आई थी। अब तक वैदेही ने अपना सामान सेट कर लिया था अपनी साइड में। उसका वैसे भी ज़्यादा कुछ सामान नहीं था। अब उसने अपना लैपटॉप बैग अपने स्टडी टेबल पर रहा और गिर टाइम देखा तो 8 बज रहे थे। उसने अपने कपड़े लिए और फिर उन्हें जो रूम के साथ एक अटैच बाथरूम मिला था वो नहाने के कोए चली गई और रूम को अंदर से लॉक कर लिया। 10 मिनट बाद वो बाहर आई तो उसने ग्रे कलर का लोअर और वाइट कलर की हुड्डी पहनी थी। उसने अपने बालों का जुड़ा बनाया था और अपना फ़ोन अपने साथ लेकर और सर पर हुड्डी कैप पहनकर वो डिनर के लिए मेज़ के लिए निकल गई। यूनिवर्सिटी की मेज़ बॉय और गर्ल्स हॉस्टल के ठीक बीच में थी और बहुत ही बड़ी थी। क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में हर एक स्टेट और शहर से लोग आते थे तो यहाँ पर हर तरह का खाना बनता था, और हाँ, यहाँ पर वेज और नॉन वेज दोनों तरह का खाना बनता था, पर अलग अलग किचन में। काउंटर भी अलग अलग ही थे। लेस देन स्पैन ग्रेटर देन वैदेही ने वेज काउंटर देखा तो उस साइड चली गई।
उन्हें हॉस्टल में जाते ही मेस का कार्ड भी मिल गया था जिसमें वो अपने मन से जितने पैसे डालने हैं डालकर यूज कर सकते हैं और ये कार्ड स्टूडेंट्स के फ़ोन के साथ भी कनेक्ट होगा इसलिए वो उससे भी पे कर सकते हैं। वैदेही ने जब अपने फ़ोन के साथ कार्ड कनेक्ट किया तो उसमें पहले से ही 50,000 रुपये का बैलेंस था। वैदेही को समझ आ गया कि ये भी राघवेंद्र ने ही किया होगा। उसने फ़ोन से ही डायरेक्ट राघवेंद्र के अकाउंट में 50,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिया और फिर एक मैसेज किया और उसके बाद अपना फ़ोन साइलेंट मोड पर कर वो खाने के काउंटर पर चली गई। कल से ही क्लासेज स्टार्ट थी इसलिए आज रात को भी मेस में भीड़ थी क्योंकि ज़्यादातर बच्चे आज ही आ गए थे। इसलिए काउंटर पर भी बहुत लंबी लाइन थी। वैदेही लाइन में जाकर खड़ी हो गई। उसने आसपास देखा तो एक और लाइन थी ठीक उनकी लाइन के ओपोजिट और उसमें ज़्यादा लोग नहीं खड़े थे। तभी पीछे से एक लड़की आकर उसी लाइन में खड़ी हो गई। देखने में उसने बहुत नॉर्मल कपड़े पहने थे और जो उस लाइन में थे सबके कपड़े ब्रांडेड थे। उस लड़की को देखकर उस लाइन में खड़ी लड़कियों ने एक दूसरे को देखा फिर उसे धक्का दे दिया और वो लड़की नीचे गिर गई। उस लड़की को अभी तक नहीं पता चला कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। तभी उसे धक्का देने वाली लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, यू डाउन मार्केट गर्ल, हाउ डेयर यू, तुम्हारी औकात नहीं कि तुम इस लाइन में इस साइड में खड़ी हो सको। यहाँ पर सिर्फ रॉयल फैमिली के लोग और नोबेल परिवार के ही लोग खाना खा सकते हैं। और क्या तुम ये खाना अफोर्ड कर सकती हो क्या? अपनी ये अंधों जैसी आंखें खोल कर देखा जो एक एक डिश का प्राइस सामने लिखा हुआ है। ब्लडी चीप। वो लड़की किसी तरह खड़ी हुई और हाथ जोड़कर माफी मांगकर बोली, एम सॉरी मैम, प्लीज एम रियली सॉरी, मेरा आज फर्स्ट डे है यहाँ और मुझे सच में नहीं पता था कि ये लाइन रॉयल्स की है। ये गलती माफ कर दीजिए प्लीज। उसने हाथ जोड़े और अपना सर झुकाकर सामने खड़ी सभी लड़कियों से माफी मांगी। अभी तक बॉयज की जो साइड थी वो भी शांत हो चुकी थी और सब ड्रामा देख रहे थे। तभी एक लड़की जो सबसे आगे खड़ी थी रॉयल्स की लाइन में वो आई और जो लड़की बोल रही थी उसके कंधे पर हाथ रख बोली, बहुत हुआ, जस्ट लीव हर निशा, तुम सभी सामने हम रॉयल्स और नोबेल परिवारों की इमेज खराब कर रही हो। सबको यही लगेगा कि हम यहाँ पर वीक स्टूडेंट्स को बुली कर रहे हैं। निशा ने सर हिलाया और कहा, जैसा आप कहे प्रिंसेस विशाखा, तुम जाओ और अपनी लाइन में खड़ी हो जाओ। ये रूल पहले से ही बने हुए हैं इसलिए इन्हें फॉलो करना ही पड़ेगा। नहीं तो अभी मैंने देखा है और बोला है बस तुम्हें, पर मेरी जगह किसी फैकल्टी मेंबर्स ने देखा होता तो पनिशमेंट मिलती तुम्हें, क्योंकि जैसे तुम लोग हमारी लाइन में नहीं खड़े हो सकते वैसे ही हम लोग भी नहीं आ सकते तुम्हारी साइड में। तुम्हें जितना अटेंशन चाहिए था वो मिल गया, अब जाओ। वैदेही उस लड़की को देखने लगी। उसने सिंपल लाइट ब्लू कलर की जीन्स और उसके साथ लाइट पिंक का स्वेटर पहना था। उसका चेहरा गोल था और देखने में ही वो बहुत ही क्यूट सी थी। वैदेही को पहली ही नज़र में वो अच्छी लगी। वो लड़की वहां से कांपती हुई दूसरी लाइन के आखिर में जाकर खड़ी हो गई। वैदेही ठीक उसके आगे थी। उसने अपनी लाइन में खड़ी लड़कियों की आवाज़ सुनी तो वो उसी लड़की को ही गलत बोल रही थी। ये लड़की क्या पागल है? प्रिंसेस विशाखा की साइड में जाकर खड़े होने की हिम्मत कर रही है। निशा मैम ने सही कहा, इसे अटेंशन ही चाहिए था पहले दिन में ही, नहीं तो किसे नहीं पता यहाँ के रूल। एक लड़की ने ऊंची आवाज में कहा तो सब उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। तभी वैदेही ने अपना हाथ हल्के से ऊपर किया और कहा, मुझे भी यहाँ के रूल नहीं पता है। तो कोई प्रॉब्लम है क्या? सबकी नज़र उस पर चली गई। वो लड़की जो उसके पीछे थी वो भी वैदेही को देखने लगी। निशा जो सामने अपने गैंग के साथ खड़ी प्रिंसेस विशाखा से पूछा रही थी कि उसे क्या क्या डिनर में चाहिए, वो भी उसे घूरकर देखने लगी। विशाखा भी अपने फ़ोन को चलाते हुए एक सेकंड के लिए रुकी पर फिर से कुछ टाइप करने लगी तो हल्के से बोली, निशा मेरे लिए डाइट फूड बस। इतना बात कर वो मेस में विंडो के पास एक टेबल पर बैठ गई। जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं था ये सब चीज़ों से। निशा ने अपनी एक चमची को विशाखा की प्लेट लगाने वाला को कहा और विशाखा का दिया हुआ कार्ड पकड़ा दिया और फिर वैदेही को देखकर बोली, ओ तो तुम्हें भी सबकी अटेंशन चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे यहाँ के ये सब रूल नहीं बताए गए थे जब मैंने एडमिशन लिया यहाँ पर, और ना ही एडमिट कार्ड पर ये सब लिखा था और ना ही हॉस्टल की वार्डन ने बताया कुछ, तो मुझे नहीं पता। और ये सेम बात इस लड़की के साथ हुई है क्योंकि उसका लगेज भी अभी वहाँ साइड में है, तो सीधी बात वो एंट्री कर डायरेक्ट यहाँ आई है, तो उसे कैसे ये सब पता होगा? और मुझे तो आधा दिन हो गया आए हुए यहाँ, मुझे भी नहीं पता। तो बात यही है कि ये रूल लीगल नहीं लगते। वैदेही ने कड़क आवाज में कहा तो सब उसे ही देखने लगे। फोन यूज कर दही विशाखा भी सर ऊपर कर उसे देखने लगी और धीरे से बोली, इंटरेस्टिंग। बॉयज साइड में ज्यादा लोग नहीं थे और मेस में बस लाइंस अलग थी, गर्ल्स और बॉयज की सिटिंग सेम थी। सब जहां मन करे बैठ सकते थे। आज जो न्यू एडमिशन थे वही लड़का थे ज्यादा, बाकी सब कल आने वाले थे इसलिए शांति थी। वैदेही की आवाज पूरी मेस में सुनाई दे रही थी। निशा जाकर अब वैदेही के सामने खड़ी हो गई और उसके साथ दो लड़कियां थी। उसने वैदेही को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और फिर कहा, हाँ ये रूल फॉर्मली मेंशन नहीं है बट सबको पता है और कोई बात नहीं, अगर कुछ लोगों का यहाँ फर्स्ट डे है सब धीरे धीरे सीख जाएंगे।
रही बात रूल की, तो तुम चाहो तो खा सकती हो उस साइड से भी। सिर्फ तुम ही नहीं, सब लोग, बस सबको जो पूरा मेन्यू होता है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और स्नैक्स का, वो अफोर्ड करना होगा। और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस लाइन में तुम अभी खड़ी हो वहां भी अच्छा और अफोर्डेबल खाना मिलता है, इसलिए तुम लोग अफोर्ड कर सको, ये लाइन्स अलग बनाई है और ये रूल भी। तुम सब चाहो तो जाओ डिनर लो प्लीज। उद्धरण चिन्ह। निशा ने बहुत ही चालाकी से सारी बात सबके सामने घुमा दी। विशाखा ने सर हिलाया और फिर अपने फोन पर टाइम पास करने लगी और धीरे से बोली, फिर से यही सब नाटक। वैदेही के बोलने से पहले ही एक लड़की बोली, नहीं मैम, हमें इस साइड से ही खाना लेना है क्योंकि हम ये सब अफोर्ड कर सकते हैं। वो खाना नहीं, हमें पता है, वो खाना रॉयल्स और नोबेल परिवारों के लिए है और जो बाहर से लोग आते हैं और अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए। इससे यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड हाई लगता है। किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लड़की अगर अफोर्ड कर सकती है तो शौक से जाए। उस लड़की की बात सुनकर कर सबने हाँ में सर हिला दिया, तो वैदेही ने अपने पीछे खड़ी लड़की का हाथ पकड़ा और अपने साथ रॉयल्स की साइड में ले गई और 2 प्लेट का पे कर उसे बोली, मैं कर सकती हूँ अफोर्ड, सो तुम भी जो भी खाना ही ले लो, मुझे भूख बहुत लगी है। उद्धरण चिन्ह। पर ऐसे कैसे? उस लड़की ने कहा तो वैदेही ने उसके हाथ में पकड़ी हुई रूम की चाबी, जिस पर रूम नंबर भी लिखा हुआ था, उसकी ओर इशारा करके कहा, हेलो, मेरा नाम वैदेही शर्मा है, तुम्हारी रूममेट हूं मैं। इतनी वजह काफी है। उस लड़की ने जल्दी से सर हिलाया और कहा, ओह हेलो हेलो, मैं प्रभजोत रंधावा, थैंक्स यार ये सब के लिए। उद्धरण चिन्ह। वैदेही ने सर हिलाया और कहा, बातें बाद में, पहले खाना। सब घूर रहे हैं, जल्दी करो। उद्धरण चिन्ह। प्रभजोत ने भी जल्दी से अपनी प्लेट ली और दोनों अपनों पसंद का खाना डालकर हॉल के साइड भी विंडो सीट पर बैठ गई, ठीक विशाखा के सामने। बाकी लड़कियां जो निशा के साथ थी वो अब भी दोनों को बुरी तरह से घूर रही थी, क्योंकि पूरी दिन तीनों टाइम का ही प्राइस 5000 था और नॉर्मल 200 बस। लेकिन अब वैदेही ने अपने कार्ड से 2 प्लेट ली थी तो सब समझ गए थे कि उसके कार्ड में बैलेंस है। वैदेही ने उन पर ध्यान ना देकर अपने खाने पर फोकस किया, क्योंकि उस सच में भूख लगी थी। प्रभजोत भी अपना खाना खाने लगे। बाकी सब भी अब उन दोनों पर ध्यान ना देकर अपना अपना खाना लेने लगे। निशा विशाखा की डाइट फूड वाली प्लेट ले आई थी और अपनी और बाकियों की प्लेट का भी उसके ही कार्ड से पे कर दिया था। विशाखा ने खाने के लिए अपना फोन साइड किया और निशा को देखा तो निशा ने उसे उसका कार्ड दे दिया। खाते हुए जब उसकी नज़र सामने वैदेही और प्रभजोत पर पड़ी तो दोनों ही पूरी तरह से खाने में डूबी हुई थी। उनकी ओर देखकर विशाखा का खुद का खाना खाने का मन नहीं किया। वैदेही के ठीक साइड में राघवेंद्र बैठा था, पर उसने भी हुड्डी सर पर करी हुई थी। वो एक कोने में था जहां ज्यादा किसी की नजर नहीं पड़ती और वो बहुत ही आराम से बस उसे ही देख रहा था। उसने फिर से वैदेही के कार्ड में और 50,000 ट्रांसफर कर दिए और हल्के से कहा, जैसे ये सब पहले दिन से स्टार्ट हो गया है, आगे आगे चलकर और भी बहुत कुछ होगा, बट यहाँ आकर सही किया, क्योंकि रॉयल्स फैमिली के ज्यादा काम यहीं से ही तो स्टार्ट होते हैं। वैदेही और प्रभजोत ने अपना खाना खत्म किया और दोनों प्रभजोत का लगेज उठाकर हॉस्टल की ओर चल पड़ी। निशा उन्हें गुस्से से घूर रही थी तो उसकी एक साइड किक ने कहा, डोंट वरी बेब। आई थिंक एटीट्यूड दिखाने के चक्कर में बेचारी अपने पूरे महीने के खाने के पैसे उड़ा गई है। कल देखना वो फिर से उसी लाइन में खड़ी होगी। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर कर निशा को कुछ राहत मिली और वो विशाखा की ओर देखने लगी, तो विशाखा ने बिना उसकी ओर देखे कहा, आज नहीं कल क्लब चलेंगे। इतना बोलकर वो थी और चली गई वहां से। जैसे ही वो बाहर निकली तो उसके साथ आए बॉडीगार्ड भी उसके पीछे चल पड़े। वैदेही ने प्रभजोत की हेल्प की, सामान सेट करने तक रात के 12 बजे थे और प्रभजोत को भी नींद आ गई थी। वो उसे गुड नाइट बोलकर सो गई। प्रभजोत भी उसके साथ उसकी ही क्लास में थी, इसलिए दोनों ही सेम रूम दिया गया था, ये प्रभजोत का कहना था, पर वैदेही को राघवेंद्र ने कहा था कि उसने इंतजाम किया है। फिर उसने सोचा कि राघवेंद्र ने ही उसे ईजी हो इसलिए सेम क्लास वाली रूममेट दी हो। उसने ये सब सोचते हुए सर हिलाया। वैदेही ने अपना लैपटॉप खोला अपने बेड पर और उस पर राघवेंद्र का मेल था, वो ओपन किया और नीलगिर राज परिवारों और नोबेल परिवारों की सारी इंफॉर्मेशन उसके सामने थी। यहाँ पर 2 राज परिवारों का राजनीतिक था, एक था राजावत परिवार और दूसरा था बुंदेला परिवार। दोनों ही परिवार पीढ़ियों से राज घरानों में थे और बहुत पावरफुल थे। दोनों में दोस्ती भी बहुत गहरी थी, पर जैसे जैसे समय बदला ये दोस्ती भी बदलती रही और अब इस समय दोनों परिवारों के रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं थे। इस समय राजावत परिवारों के राजा वीर सिंह राजावत का एक्सीडेंट हुआ था और वो 5 महीनों से लापता थे। उनका बहुत पहले ही डाइवोर्स हो चुका था और उनकी बस एक बेटी थी, राजकुमारी मैथिली राजावत, जो अपनी मां के साथ ही यहाँ से चली गई थी। उनके जाने के बाद यहाँ पर कभी भी उनके बारे में बात नहीं हुई। वीर सिंह राजावत का छोटा भाई शेखर सिंह राजावत अभी तक उनकी पोजीशन पर नहीं बैठा था। उसे वैसे भी ये सब में कोई खास रुचि नहीं थी। उसकी पत्नी सागरिका भी उसके साथ ही थी। वो खुद की लॉ फर्म चला रही थी और शेखर ने ही उसकी लॉ फर्म में इन्वेस्ट किया था। वो खुद एक राइटर था, पर यहाँ पर सब उसे बेकार ही समझते थे, पर सागरिका के डर से कोई उसे कुछ नहीं कहता था।
क्योंकि सागरिका बहुत ही फेमस लॉयर थी यहाँ की, जिसने आज तक कोई भी केस नहीं हारा था, और वो किसी दबाव में भी कभी नहीं आती थी क्योंकि वो राजावत खानदान के छोटी बहू रानी थी। इनके 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी विशाखा राजावत और उससे 1 साल छोटा बेटा विशेष राजावत। दोनों बच्चे ही रॉयल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। विशाखा मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स के लास्ट ईयर में थी और विशेष ने सिविल इंजीनियरिंग में मास्टर्स में एडमिशन लिया था। पर दोनों ही वैदेही से बड़े थे। विशाखा उससे 3 साल बड़ी थी और विशेष 2 साल। दोनों ने ही अपनी अपनी ग्रेजुएशन के बाद 1 साल ड्रॉप किया था और अपने पिता शेखर के सामने 1 साल तक वो दुनिया के अलग अलग देशों में घूमने गए थे। शेखर का पूरा परिवार टेंशन फ्री किस्म का था वीर के होने से, पर अब जब 5 महीनों से वीर का कुछ पता नहीं था तो शेखर और सागरिका ने बिजनेस संभाला था और विशाखा और विशेष भी बदल से गए थे और यहाँ के नोबेल परिवारों के बच्चों से दोस्ती कर उनके करीब आ रहे थे। वैदेही जब बुंदेला परिवार के बारे में पढ़ने लगी तो उसके फोन वाइब्रेट हुआ तो उसने देखा कि फिर से प्राइवेट नंबर से कॉल था। उसने फोन पिक किया और एक नज़र प्रभजोत को देखकर बालकनी का डोर खोलकर बाहर आ गई। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और बारिश के आसार थे क्योंकि आसमान में बादल छाए थे। तभी फोन से एक गहरी आवाज आई, बाहर ही आना था तो कोई शॉल या कोट ही पहन लिया होता, ऐसे तो ठंड लग जाएगी और सब पर भी कैप पहनी होती। यहाँ पर सर्दी बहुत जल्दी लगती है और ऐसी सर्द हवा में तो और भी जल्दी। इसलिए बीमार मत हो जाना अपने पहले ही दिन यूनिवर्सिटी में। मिस्टर चौहान, आपको ये चिंता करने को कोई ज़रूरत नहीं है। रही बात यहाँ के मौसम की तो मुझे पता है और आदत है ऐसी ठंडी जगहों में रहने की। आप फिक्र ना करें और कॉल क्यों किया इतनी रात को ये बताए। वेल, जो तुम करना चाहती हो यहाँ पर, इसके लिए तुम्हें किसी की हेल्प की ज़रूरत तो ज़रूर होगी। नहीं तो हूँ हो हमेशा, बट जैसे कि तुम्हारी शर्त है तो मैं सामने से तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, इसलिए कल तुम्हें एक सपोर्ट मिलेगी, मतलब तुम्हारी ही क्लास में है वो, जब भी तुम्हें ज़रूरत होगी वो हेल्प करेगा और प्लीज़ मना मत करना, ये ज़रूरी है। वैदेही ने गहरी सांस ली और कहा, ओके नो प्रॉब्लम। बट आपको कैसे पता कि मैंने क्या पहना है और मुझे ठंड लग जाएगी। ये बात सुनकर कर राघवेंद्र हल्के से हंसा और उसके हंसने की आवाज़ वैदेही को भी सुनाई दी। उसका हंसना बहुत ही सुकून देने वाला था, जैसे किसी के अशांत मन को शांत कर देना हो। वैदेही 1 मिनट के लिए चुप कर गई। उसके ना बोलने पर राघवेंद्र ने हंसना बंद किया और कहा, अपने सामने देखो। एक रूम में लैंप लाइट ऑन है ना। डेटा यूजर 0 सैमसंग एंड्रॉइड डॉट ऐप नोट्स फाइल्स क्लिप डेटा अंडरस्कोर बॉडी टेक्स्ट अंडरस्कोर 231222 अंडरस्कोर 083528 अंडरस्कोर 404 एस डॉक्स। वैदेही ने देखा तो उसके ठीक सामने बॉयज हॉस्टल में ठीक सेकंड फ्लोर पर उसके रूम के ठीक सामने वाले रूम में थोड़ी लाइट थी। वैदेही ने ध्यान से देखने की कोशिश की तो एक शख्स नजर आया, पर कम रोशनी के कारण अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। वैदेही ने फिर से देखने की कोशिश की तो फोन में राघवेंद्र ने कहा, कोशिश मत करो मुझे देखने की। जब समय आएगा तो मैं खुद तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। वैदेही को इस बार गुस्सा आ गया था और उसने हल्के गुस्से में कहा, मुझे कोई देखने की इच्छा नहीं है आपको। और आगे से ना ऐसे सीक्रेट एडमायर की तरह कॉल या मैसेज कर मुझे आप जब खुद मुझे परेशान करते हैं ना, तो मुझे लगता है जल्दी आपको है सामने खुद आने की, ना कि मुझे। इतना बोलकर वैदेही ने कॉल काट दी और गुस्से से बालकनी से रूम में आकर अपने बेड पर लेट गई और रजाई ओढ़ ली। दूसरी ओर राघवेंद्र हैरानी से अपने फोन को देख रहा था और कभी सामने बालकनी के बंद दरवाजे को। फिर कुछ देर ऐसे रहने के बाद वो जोर से हंस पड़ा और बोला, मजा आएगा। तुम सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग हो क्वीन, और आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेरा फोन सामने से खुद रखे। आज तक मैं ही खुद से कॉल कट करता था, बट आज पहली बार ऐसा हुआ। आई जस्ट लव हर। कल का वेट रहेगा मुझे। अगले दिन सुबह 7 बजे वैदेही की आंख खुली और उसने टाइम देखा और फिर अपने रूम को भी। फिर गहरी सांस लेकर वो उठकर बैठी और हाथ जोड़कर और आंखें बंद कर महादेव को शुक्रिया किया और फिर आंखें खोलकर सामने सो राहु प्रभजोत को देखा। वो फ्रेश होकर और नहाकर आई तो 7:30 हो रहे थे और प्रभजोत अभी तक नहीं उठी थी। वैदेही ने उसे किसी तरह जगाया और कहा, मॉर्निंग प्रभजोत, और अगर भूखे पेट क्लास में नहीं जाना है तो उठो। इतना सुनकर कर प्रभजोत भी जल्दी से उठ गई और उसे गुड मॉर्निंग बोलकर नहाने के लिए अपने कपड़े लेकर चली गई। वैदेही ने आज ब्लैक स्ट्रेट जीन्स के साथ वाइट शॉर्ट स्वेटर और ऊपर से ब्राउन लॉन्ग ओवरकोट और गले में भी ब्लैक कलर का हाथ से बुना हुआ स्कार्फ था। उसने अपने लैपटॉप बैग में ही कुछ स्टडी मटेरियल रहा और अपना फोन लिया और हाथ में घड़ी पहनी और फिर अपने खुले बालों को देखा जो कमर से बहुत ही नीचे तक लंबे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बालों का क्या करे, क्योंकि उसे सच में कोई हेयर स्टाइल नहीं आता था और ना ही सिंपल जुड़ा भी। उसने गहरी सांस ली और फिर ढीली से चोटी बनाते हुए उसे याद आने लगा कि कैसे एक बार उसे गुस्सा आ गया था बालों पर और अपनी माँ को वो कैसे बोलने लगी थी, मम्मी यार, क्यों नहीं कट करने देते आप मुझे ये बाल? संभालने तो मुझे ही है, आपको पता नहीं क्या प्यार है इनसे। तब उसने मम्मी ने कहा, तू चुप कर वेदी की बच्ची।
मुझे बहुत प्यार है तुम्हारे बालों से, इसलिए कभी भी इन्हें कटवाना मत। उद्धरण चिन्ह। ये सब याद कर वैदेही हल्के से बोली, तभी ये झेल रही हूं मम्मी, नहीं तो कब के कंधों तक कर लिए होते। जैसे ही वैदेही ने चोटी बना ली अपने बालों की, प्रभजोत भी रेडी होकर आ गई थी। उसके बाल गीले थे। उसने भी ब्लू जीन्स के साथ रेड कलर का स्वेटर पहना था और अब बाहर आकर एक जैकेट भी पहन ली थी जो काले रंग की थी। दोनों ने शू पहन लिए और प्रभजोत ने भी हेयर ड्रायर से अपने बाल लगभग सूखा ही लिए थे। उसने भी कोई मेकअप नहीं किया, बस कोल्ड के कारण लोशन लग गया तो अपना लैपटॉप बैग लेकर दोनों जल्दी से मेज के कोए निकल गई, रूम को लॉक लगाकर। चलते हुए प्रभजोत ने कहा, यार वैदेही, सच में आज तू मुझे ना उठाती तो मैं सोती ही रह जाती और पहला दिन ही मिस हो जाता मेरा, और तेरा नाम ना ज्यादा ही बड़ा लग रहा है मुझे, तो मैं तुझे वेदी बोल सकती हूँ ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुझे? प्रभजोत ने ये बोलकर उसकी ओर देखा तो वैदेही ने ना में सर हिलाया और कहा, मैं भी तुझे प्रभजोत नहीं जोत ही बोलूंगी। चलेगा ना? उद्धरण चिन्ह। चलेगा ही नहीं दौड़ेगा, प्रभजोत ने हंसते हुए कहा और दोनों ने ताली मार दी एक दूसरे के हाथ पर। दोनों मेज गई और नॉर्मल वाली ही लाइन में खड़े होकर कार्ड ने पे खोया और ब्रेकफास्ट ले लिया। आज ब्रेकफास्ट में आलू पराठे थे और साथ में दही, बटर भी और अचार भी। एक साइड पर दूध, चाय और कॉफी भी थी और एक साइड में सिंपल ब्रेड टोस्ट थे। वैदेही ने दोनों प्लेट प्रभजोत को पकड़ा दी और खुद उसके लिए चाय और अपने लिए कॉफी ले आई। दोनों ने दो दो पराठे लिए थे। कहते हुए प्रभजोत धीरे से बोली, यार वेदी, उन अमीरों का खाना देख, टोस्ट, सैंडविच, ओट्स, पोहा, उपमा वगैरह है। तुझे खाना है उसमें से कुछ तो ये ले कार्ड और एक डिश का पे कर और ले आ। वैदेही ने कार्ड देते हुए कहा तो प्रभजोत ने ना में सर हिलाया और कहा, नहीं मुझे यही सही है। घर में भी मम्मी यहाँ बनाती है और यही टेस्टी लगते हैं ये सब, बस कभी कभी। वैदेही ने सर हिला दिया और दोनों ने अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया और क्लास के लिए निकल गई। उन्हें आज सीधा क्लास में ही आने को कहा था क्योंकि वो मास्टर्स में थे और क्लास में ही सब स्टूडेंट्स के इकट्ठे होने के बाद उनका अलग ही ओरिएंटल प्रोग्राम था। दोनों के फ़ोन पर यूनिवर्सिटी का मैप था और सिविल डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज में कहाँ था वो देखते हुए जल्दी जल्दी से जा रही थी। आज सुबह से उन्हें कल वाली कोई भी लड़की नहीं टक्कर आई थी, इसलिए दोनों का मूड सही था। दोनों जैसे ही अपनी क्लास के सामने पहुंची तो जहां सांस आई क्योंकि उनकी क्लास 4th फ्लोर पर थी। दोनों जैसे ही अंदर आने लगी तो सामने टीचर पोडियम पर कोई खड़ा था और उसकी पीठ थी उनकी ओर। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर वैदेही ने कहा, मे वी कम इन सर? और आगे से आवाज आई, 9। जब वैदेही ने 9 सुना तो उसने अपनी वॉच पर टाइम देखा तो उस पर अभी 9 बजने में 1 मिनट बाकी था। प्रभजोत ने भी उसे देखा और फिर वैदेही ने गहरी सांस लेकर कहा, सर अभी 9 बजने में 1 मिनट है तो हम आ सकते हैं क्लास में। वैदेही के पीछे अब कई और स्टूडेंट्स भी आकर खड़े हो गए थे जो अभी अभी आए थे। वो भी उसकी बात सुनकर सामने क्लासरूम के अंदर देखने लगे। तभी वो शख्स जो टीचर पोडियम पर खड़ा था वो उन सब की ओर घुमा और उसे देखते ही प्रभजोत धीरे से बोली, ओह तेरी। फिर उसने अपने मुंह पर हाथ रहा और अपनी आंखें बड़ी कर सामने देखने लगी। वैदेही ने भी जब सामने वाले को देखा तो उसने मन ही मन कहा, मैंने सच में इतना स्मार्ट और डैशिंग इंसान नहीं देखा। उनके सामने एक 26-27 साल का लड़का खड़ा था। वो करीब 6 फीट लंबा था और उसका रंग हल्का सांवला था और उसके घुंघराले बाल थे जो कुछ बड़े थे, इसलिए उसके थोड़े बालों की छोटी सी चोटी बनाकर पीछे किया था, पर कुछ बाल फिर भी उसका माथे पर थे। उसकी आंखें ग्रे रंग की थी जिनमें हल्का सा हरा रंग था। उसके होंठ पतले थे और उनसे हल्की सी दाढ़ी रखी थी जिसे ट्रिम किया था। उसने सफेद रंग का बंद गले वाला स्वेटर पहना था और साथ में ब्लैक फॉर्मल पेंट और ऊपर से ब्लैक रंग का ओवरकोट। उसके हाथ में बिना फ्रेम वाला चश्मा था जो शायद उसका ही था और एक हाथ में किताब थी। उसने जब सबको देखा तो उसने अपनी बाईं आईब्रो उठाए और फिर किताब को वहां पड़े टेबल पर रखकर उस हाथ से अपने कानों में लगे ईयरबड निकाले और फिर अपना फोन निकालकर उसमें शायद सॉन्ग बंद किए। नो इसलिए क्योंकि अभी 1 मिनट था और आपका ये टीचर एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग सुन रहा था जो बस अभी अभी खत्म हुआ है। सो माई न्यू स्टूडेंट्स प्लीज आइए। उद्धरण चिन्ह। सभी स्टूडेंट्स क्लास में एंटर होने लगे। जो उस प्रोफेसर को जानते थे वो उसे स्माइल करके जा रहे थे। जब सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी जगह पर बैठ गए तो वो व्हाइट बोर्ड के पास गया और साइड में पड़ा एक ब्लैक मार्कर उठाकर उस पर कैपिटल लेटर्स में कुछ लिखने लगा। जब वो लिखकर साइड हुआ तो सबने देखा बोर्ड पर लिखा था, हेलो आई एम योर क्लास इंचार्ज रघुनाथ सिंह। सब ने जब ये रीड किया तो वो बोला, सो मैं आप सबका 2 साल तक क्लास इंचार्ज रहूंगा और मैं हमारे डिपार्टमेंट का हेड भी हूँ। आपके जो 2 मेन सब्जेक्ट है वो मेरे पास ही है, अर्थ डैम्स एंड स्लोप स्टेबिलिटी और अर्थ प्रेशर। आपके फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट होंगे जिनमें से 2 मेरे पास ही है और अगले साल भी शायद 2 ही मेरे पास फिर से हो क्योंकि मास्टर्स के लिए आपके लिए मैं ही परफेक्ट टीचर हूँ। आप सब सोचने रहे होंगे कैसे प्रोफेसर है खुद की तारीफ कर रहा है, बट मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं बेस्ट हूँ और इसी तरह आप सबको भी बेस्ट क्लास बनना है ताकि बाकी डिपार्टमेंट के लोग बोले के क्लास हो तो हमरे हेड की क्लास की तरह है।
चलिए आप सबको 15 मिनट मिलते हैं, एक दूसरे से इंट्रो कर लीजिए, तब तक मैं जो बाकी बच्चों के लिए सेमिनार रखा गया है वहां जाकर बस अभी आया। ये सारी बात वो बहुत ही आराम से बता रहा था, फिर भी सब बातों का प्रेशर सभी स्टूडेंट्स फील कर रहे थे। जैसे ही वो सब उसके बारे में बात करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि कुछ ने सुनकर रहा था कि सिविल डिपार्टमेंट का को HOD है, वो कुछ ज़्यादा ही अजीब है। करीब 5 महीने पहले ही वो यहाँ आया था और सीधा हेड बन गया था इतनी कम उम्र में। पर कोई कुछ बोल भी नहीं सकता था क्योंकि उसने PhD की थी और एक्सपीरियंस भी था। सब उससे बहुत जलते थे और क्योंकि वो अपनी चलाता था तो उसकी पीठ पीछे भी बहुत कुछ बोलते थे। ऊपर से कुछ लोग बोलते थे लेकिन उसके कनेक्शन रॉयल्स के साथ है, पर आज तक कोई कुछ बोल नहीं पाया था। ऊपर से वो है ही इतना हैंडसम था कि पूरी यूनिवर्सिटी की लड़कियां उस पर फिदा थी और उनके साथ साथ लेडीज प्रोफेसर भी। पर आज तक उसने एक आंख उठा के किसी लड़की को ऐसे ना देखा और ना ही करीब आने दिया, चाहे वो स्टूडेंट हो या टीचर ही। कुछ लोग बोलते थे कि शुरू शुरू में बहुत लड़कियों ने ट्राई किया था जो अमीर घराने से थी, पर उन्हें इसने एक हफ्ते तक पूरी यूनिवर्सिटी के बाथरूम की सफाई करवाई। कोई कुछ बोल भी नहीं पाया क्योंकि उसके पास उन लड़कियों के कॉन्फेशन की रिकॉर्डिंग थी और ये गलत था। उन लड़कियों के पेरेंट्स भी कुछ कर नहीं पाए, इसलिए सब उसके बाद उससे दूर ही रहते थे और दूर से ही ताड़ते थे। वैदेही को उसकी आवाज़ सुनी सुनी लग रही थी, पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस बात पर। जब प्रभजोत और वैदेही ने ये सब सुना तो दोनों ने एक दूसरे को देखते कर एक साथ कहा, ब्यूटी विद थ्रोन्स। क्लास में भी सब एक दूसरे से बात कर रहे थे। जो यहाँ पर ही बीटेक करके मास्टर्स कर रहे थे वो बाकियों को यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहे थे। तभी एक लड़का क्लास में जल्दी जल्दी आया और आकर सीधा वैदेही के साथ बैठ गया क्योंकि उसके साथ वाली जगह खाली थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें अभी भी आधी बंद थी। उसने लाइट ब्लू रंग का खुला स्वेटर पहना था और ऊपर से सफ़ेद जैकेट जिसके साथ हुडी कैप थी। उसने साथ में खुला सा ही सफ़ेद पजामा पहना हुआ था और पैरों में घरवाली चप्पल थी। वैदेही उसे देखते ही पहचान गई थी, ये कोई और नहीं विशेष सिंह राजावत था, विशाखा का छोटा भाई जो इस साल वैदेही के साथ सेम क्लास में था। देखने में विशेष बहुत ही क्यूट था। उसका गोल चेहरा था और गोरा रंग जो आज भागने की वजह से हल्का गुलाबी हुआ था। उसकी आंखें भी वैदेही की आंखों की तरह लाइट ब्राउन थी और बालों का रंग भी ब्राउन था। उसके चेहरे पर ही हल्की सी दाढ़ी थी और लेफ्ट कान में एक डायमंड का ईयरपीस था जो उस जंच रहा था। तभी प्रोफेसर रघुनाथ भी आ गए और सारी क्लास फिर से शांत हो गई। विशेष ने उसे देखकर बुरा सा मुंह बनाया और धीरे से कहा, फॉक्स कहीं का, इसे फिर से झेलना होगा। उद्धरण चिन्ह। वैदेही जो उसके साथ बैठी थी उसे सब सुन रहा था। ये सुनकर कर उसे विशेष सच में बहुत ही क्यूट सा बच्चा लगा और उसके चेहरे पर अनजाने में ही स्माइल आ गई। तभी प्रोफेसर रघुनाथ जो एक किताब लेकर आए थे और खोलने लगे थे, उनकी नज़र उस पर पड़ी और उसकी स्माइल देखकर उनकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई थी और फिर उन्होंने अपनी नज़र उससे हटाकर साथ बैठे विशेष पर लगाए और वो अभी भी आधी नींद में झूल रहा था। प्रोफेसर ने अपनी बुक बंद की और हल्के कदमों से चलता हुए उनके बेंच के पास आकर खड़े हो गए। वैदेही ना ज़्यादा पीछे बैठी थी और ना आगे, वो मिडल में थी और विशेष भी, इसलिए सबको सेंटर में सब दिखाई दे रहा था। वैदेही ने रघुनाथ को ऐसे उनके करीब खड़े देखा तो उसने विशेष को हल्के से अपनी कोहनी मार दी, जिसे रघुनाथ ने देखा और अपनी लेफ्ट आई ब्रो फिर से एक बार उठाए और फिर विशेष को एकदम से पकड़कर खड़ा कर उसके कान में बोले, गुड मॉर्निंग राजकुमार। विशेष एकदम हड़बड़ा गया और फिर जब सामने अपने इतनी करीब रघुनाथ को देखा तो बोला, नोट अगेन प्रोफेसर, मैंने टॉप किया है इस बार, तो इस बार अपना स्टाइल चेंज करिए। रघुनाथ ने भी उसे छोड़ा और कहा, हाँ हाँ, टॉप किया तो इस बार बख्श रहा हूँ, अब सुधर जाओ नहीं तो टेरेस से बांध कर नीचे लटका कर रखूंगा पूरा दिन। दोनों की बातें सुनकर वैदेही समझ गई कि दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, नहीं तो जैसे प्रोफेसर ने विशेष को उठाया था वैदेही को ना चाहते हुए भी गुस्सा आ गया था। प्रोफेसर अपनी जगह पर चले गए और अपनी बुक खोली और एक नज़र वैदेही पर डालकर वो टॉपिक बताने लगे। जैसे ही रघुनाथ सर का लेक्चर खत्म हुआ उन्होंने अपनी बुक बंद करी और पूरी क्लास की ओर देखकर कहा, आज बाकी के लेक्चर फ्री है आप सबके, क्योंकि बीटेक के बच्चों का ओरिएंटल प्रोग्राम है, इसलिए हमारे डिपार्टमेंट के प्रोफेसर भी वहीं पर है। मास्टर्स के बच्चों के लिए आज का दिन बस सब्जेक्ट और सिलेबस के लिए था और जो भी टाइम टेबल होगा वो आप सबको मेल कर दिया जाएगा और असाइनमेंट्स भी कैसे करनी है वो भी, तो सभी बच्चों ने यहाँ इस पेज पर अपने नेम के साथ अपनी मेल आईडी के साथ साथ पर्सनल नंबर भी लिखे। इतना बोलकर उन्होंने विशेष को देखा और कहा, आज से विशेष आप सबका क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो आधे घंटे तक ये लिस्ट मुझे दे और उसकी हेल्प जो उसके साथ स्टूडेंट बैठे हैं वो करें। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर प्रोफेसर रघुनाथ वहां से चले गए। विशेष ने सड़ा साथ मुंह बनाया और फिर अपने साथ बैठी वैदेही को देखा और कहा, हेलो, मेरा नाम विशेष है और मैं इस खड़ूस जो मेरी माँ की वह से झेल रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी माता श्री को बता देगा अगर कुछ उल्टा किया तो, इसलिए ये अपनी ही चलाता है, बट तुमने कैसे प्रोवोक किया इसे, मैं कुछ समझी नहीं। वैदेही और प्रभजोत जो उसके साथ ही बैठी थी दोनों ने एक साथ कहा।
दोनों को एक साथ बोलता देख विशेष ने पहली भी प्रभजोत को देखा तो उसकी लाइट ब्राउन आंखें मानो और गहरी हो गई हों, पर दोनों की बात सुनकर कर वो जल्दी से बोला, मतलब ये काम उसे ही देता है जिसने इसे किसी बात ने गुस्सा या खींच चढ़ाई हो। चलो ये सब छोड़ो और पहले उसका दिया काम करते हैं। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर विशेष ने वो पेपर उठाया और फिर फर्स्ट डेस्क पर रख कर कहा, सभी अपना अपना नंबर और ईमेल लिखकर पीछे पास करी जाए। उसने वैदेही को भी अपने साथ खड़े होने का इशारा किया क्योंकि ये काम दोनों को मिला था। सब आराम से बैठकर लिखने लगे तो वैदेही समझ गई कि मोस्टली सबको पता था कि विशेष एक रॉयल प्रिंस है, इसलिए उसकी बात मान रहे थे, पर कुछ लड़कियां वैदेही को विशेष के साथ खड़ा देखकर जल रही थी, पर कोई भी विशेष के सामने कुछ बोलकर अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहते थे। जल्दी ही सबने लिस्ट बनाकर विशेष को दे दी तो उसने वैदेही को कहा, चले उस खड़ूस को देने। क्या मेरी दोस्त मेरे साथ चल सकती है क्योंकि वो अकेली यहाँ रह जाएगी? वैदेही ने प्रभजोत की ओर इशारा किया जो उसे ही अपनी पप्पी आइज बनाकर देख रही थी। विशेष ने जब उसे ऐसा करते हुए देखा तो उसकी अपने गहरी हो गई और उसने बिना किसी भाव से हाँ कहा और बाहर चला गया। वैदेही ने प्रभजोत को इशारा किया तो वो भी जल्दी से उठकर बाहर चली गई। बाकी स्टूडेंट्स भी अपने बैग वगैरह लेकर बाहर जा रहे थे। कुछ बच्चे लाइब्रेरी और कुछ जिनका कॉलेज का कोई काम पेंडिंग था वो करने, क्योंकि सभी हॉस्टल में रहते थे तो बहुत कुछ था जो पहले दिन पता चल रहा था जो हॉस्टल में रहने के लिए जरूरी था, इसलिए कुछ स्टूडेंट्स मार्केट जाने की डिस्कशन करने लगे, पर अब तक भी उनकी क्लास में कम ही स्टूडेंट्स आए थे। सबको और था कि जो रॉयल्स या नोबेल स्टूडेंट्स हैं वो कल ही आएंगे, बस राजकुमार विशेष और राजकुमारी विशाखा को छोड़कर, क्योंकि सारे नीलगिर को पता था कि राजावत परिवार अपने बच्चों को लेकर कितना स्ट्रिक्ट है। वो अपने बच्चों को किसी भी तरह से रॉयल होने का दिखावा नहीं करने देते थे और ना ही बाहर ऐसे जताना भी मना था कि वो रॉयल्स है और सबसे ऊपर है। ये राजावत परिवार की पुरानी सीख थी जो अब खत्म हो रही थी, पर फिर भी बड़ों को दुखाने के लिए सबको यही करना पड़ता था, चाहे फिर बाहर आकर जितनी मर्जी अपनी रॉयल होने का रुआब दिखाए। जब से वीर सिंह राजावत का एक्सीडेंट हुआ था और सागरिका शेखर के साथ मिलकर बिजनेस और रियासत को देखने लगे थे, राजावत परिवार के साथ जो दूर के रिश्तेदार जुड़े थे वो भी बहुत उठ रहे थे। वो बाहर अब अपने आप को सीधा राजावत राज परिवार से जोड़ने लगे थे। शेखर और सागरिका ये छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर रहे थे, पर आगे चल ये सभी उनके लिए बहुत मुश्किलें खड़ी करने वाला था। यही छोटी छोटी बातें उनके लिए एक बहुत बड़ा रूप लेने वाली थी। निशा ऐसे ही राजावत परिवार के नीचे एक परिवार से थी और जब से शेखर और सागरिका ने सब अपने हाथ में लिया तब से वो विशाखा के साथ जैसे चिपक सी गई थी। विशाखा जो राजावत परिवार की बड़ी राजकुमारी थी उससे सब डरते थे और वो सबको ही अजीब लगती थी। वो बचपन से ही बोर्डिंग में पढ़ी थी। वैसे भी वो बचपन से ही चुपचाप और अकेले रहना पसंद करती थी और जब विशेष थोड़ा बड़ा हुआ तो बस वही उसके साथ टाइम स्पेंड करता था। विशेष जहां सबके साथ अच्छे से बोलता था और शरारती था जिससे सबका मन लगा रहता, वहीं विशाखा उससे बिल्कुल उल्ट थी। वो अपने आप में ही खुश थी और अपने आप से ही मतलब रखती। दूसरे क्या करते उससे उसका को लेना देना नहीं था। वो बचपन से ही अपनी मां सागरिका के साथ इतनी करीब नहीं थी जितना एक बच्चे को अपनी मां के साथ होना चाहिए। वो अपने पापा के साथ करीब थी और अपने बड़े पापा वीर सिंह राजावत के साथ भी। बोर्डिंग स्कूल में भी उससे वहीं ज्यादा मिलने जाते थे। विशेष जब बड़ा हुआ तो उसने भी विशाखा के स्कूल ही पढ़ने की जिद की तो उसे भी यहाँ के रॉयल स्कूल से हटाकर वहीं डाल दिया। तब से दोनों भाई बहन एक दूसरे के साथ थे। पर वीर सिंह राजावत का जब से एक्सीडेंट हुआ था सब जैसे बदल सा गया। विशाखा ने भी सबसे बात करना स्टार्ट कर दिया था, जो भी खुद से उससे बात करने आते और विशेष तो पहले भी सबसे बात करता था वो भी सबसे साथ और खुल गया। पर दोनों भाई बहन के दिल में क्या था ये किसी को पता नहीं था। जब विशेष वैदेही और प्रभजोत के साथ प्रोफेसर रघुनाथ के कैबिन में जा रहा था तो उसने ही बात स्टार्ट की और हाथ बढ़ाकर वैदेही के आगे किया और कहा, मैं फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। हाय एम विशेष एंड यू बोथ। वैदेही ने उससे हाथ मिलाया और कहा वैदेही, और फिर विशेष ने अपना हाथ वैसे ही रहा तो प्रभजोत ने भी उससे हाथ मिलाया और कहा प्रभजोत। इतना बोलकर उसने जल्दी से उससे अपना हाथ अलग किया और फिर वैदेही से धीरे से बोली, हमारी क्लास में जिसने लाइट ग्रीन स्वेटर पहना था वो लड़का कौन था यार? बहुत ही क्यूट था और वो ना बार बार हमारी ओर भी देखा रहा था। पता है उसका मेरे साथ आई कांटेक्ट भी हुआ। उद्धरण चिन्ह। तो इसमें कौन सा तीर मार लिया तुमने? तभी विशेष ने वैदेही के बोलने से पहले ही बोल दिया और प्रभजोत की ओर मुंह बनाकर देखा। आपको कोई दिक्कत है राजकुमार जी? क्या अब हम आम लोग एक दूसरे से ऐसे बात भी नहीं कर सकते? और मैंने अपनी दोस्त को ये बात बताई है ना कि आपको। और ये इस मैंने तीर नहीं मारा, मैंने अपनी आंखों से तलवारें चलाई है, पूरी बात तो सुनकर लीजिए आप। मतलब? वैदेही और विशेष एक साथ बोले तो प्रभजोत ने अपना सर पीट कर कहा, अरे हमारा आई कांटेक्ट हुआ था तो मैंने उसे ऐसे घूरा के बेचारे ने जल्दी से अपना मुंह फेर लिया और फिर पूरा लेक्चर उसके हमारो साइड नहीं देखा, इसलिए मुझे वो क्यूट लगा क्योंकि वो डर गया था। प्रभजोत ने बहुत ही प्राउड फेस से ये सब कहा।
वैदेही के चेहरे और स्माइल आ गई और उसने चलते चलते प्रभजोत के गाल खींचकर कहा, तुम सच में बहुत क्यूट हो यार। प्रभजोत ने उसे हल्की सी जीभ निकाल दी और दोनों हंस पड़ी। ये सब विशेष देख रहा था उनके एक कदम पीछे चलते हुए और वो अपनी गहरी नजरों से दोनों को देख रहा था। तभी प्रभजोत को एक मैसेज आया। अरे यार, मुझे ना ये बस एक फॉर्म फिल करना था, हॉस्टल का ये रह गया था, कल तो उन्होंने कहा था आज का। मैं भूल ही गई थी। मुझे पता भी नहीं है अब इसके लिए कहाँ जाना है यहाँ से, और ये बोल रहे हैं कि 15 मिनट में आऊँ। क्या करूँ मैं यार। तभी पीछे से विशेष ने कहा, वैदेही तुम ये लिस्ट उस खड़ूस को दे देने। मैं प्रभजोत को के जाता हूँ। मुझे इस यूनिवर्सिटी का चप्पा चप्पा पता है। उद्धरण चिन्ह। वैदेही ने पहले कुछ कहना चाहा फिर हाँ बोल दिया। प्रभजोत को भी जल्दी थी तो उसने जल्दी से विशेष का हाथ पकड़ा हो कहा, किस साइड जाना है राजकुमार जी। विशेष ने पहले अपना हाथ देखा जिसे अपनी 2 उंगलियों से और अंगूठे से प्रभजोत ने बिल्कुल हल्के से पकड़ा था, फिर आसपास देखा और हल्के से अपना हाथ छुड़ाकर कहा, चलो मेरे साथ। दोनों लेफ्ट साइड के कॉरिडोर में चले गए। वैदेही ने देखा कि लास्ट में प्रोफेसर रघुनाथ का कैबिन था जहां बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था HOD ऑफ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। वैदेही ने गहरी सांस ली और फिर नोक किया और कहा, मे आई कम इन सर। अंदर से एक सेकंड बाद आवाज आई, येस प्लीज। वैदेही पहचान गई थी इस गहरी आवाज को। वो अंदर गई और डोर बंद कर दिया। सामने रघुनाथ अपने कैबिन की विंडो के पास खड़े थे और बाहर देख रहे थे। वैदेही ने कैबिन को देखा तो वो काफी बड़ा था और साफ सुथरा। ज्यादा कोई सामान भी नहीं था, बस सामने एक ईगल की पेंटिंग थी जो रघुनाथ की चेयर के ठीक पीछे लगी थी। उसे देखकर वैदेही ने एक आईब्रो उठाया और फिर निर्मल हो गई और बोली, सर ये लिस्ट है सभी स्टूडेंट्स की ईमेल आईडी और फोन नंबर की। उद्धरण चिन्ह। उसके बोलने पर रघुनाथ पीछे मुड़ा और वैदेही को देखने लगा। उसे अपने आप को ऐसे देखते हुए जब वैदेही ने देखा तो वो भी चुप रही। जब लगभग 5 मिनट बीत गए तो आखिर रघुनाथ बोला, तो तुम्हें मुझे पहचान ही लिए। उसके बोलने पर वैदेही आराम से जाकर साइड पर लगे काउच पर बैठ गई। उसने उसे देखा और कहा, ज्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि मुझे छोटी छोटी चीजें नोट करने की आदत है, तो मैं आवाज के साथ साथ बोलने के लहजे को भी नोट कर लेती हूँ और आप वो बदलना भूल गए शायद मिस्टर चौहान। वैदेही ने जब ये कहा तो उसके सामने खड़ा रघुनाथ उर्फ राघवेंद्र सिंह चौहान हल्के से हंस पड़ा। उसकी स्माइल सच में बहुत ही सुंदर थी। सुंदर शब्द शायद लड़कों के कोई बहुत कम इस्तेमाल होता होगा, पर सच में उसकी स्माइल और हंसी बहुत ही सुंदर और प्यारी थी। वैदेही के मन में उसे देखकर यही ख्याल आया। वो एकटक उसे देखती रही। राघवेंद्र आकर उसके सामने टेबल पर ही बैठ गया और उसकी ओर थोड़ा सा झुककर उसने कहा, और अगर मैं कहूं कि मैं चाहता था कि तुम मुझे पहचानो तो। वैदेही ने ना समझी से उसे देखा तो राघवेंद्र हल्का सा और झुका और बोला, कल जब से मैंने तुम्हें देखा है यूनिवर्सिटी में मैंने बहुत कंट्रोल किया है कि मैं थोड़ा सब्र करूं, पर आज जब तुम्हें अपने इतने करीब देखा तो मैं कैसे रोक पाया हूं अपने आप को, ये मुझे ही पता है। मैं चाहता था कि तुम खुद आओ मेरे पास। वैदेही को अब सच में कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उसे ध्यान से देखती हुई बोली, अगर आप मुझे पहले मिले होते और जानते होते तो ये बातें समझ आती, बट मेरी तरह ही आपके साथ सेम हुआ है। हमारा रिश्ता तय किया गया पर हम नहीं जानते हैं एक दूसरे को, तो आप ऐसे बात कर रहे हैं कि आज मुझे पसंद करते हो। उसकी बात सुनकर राघवेंद्र की आंखों में अजीब सा दर्द उभर आया, पर उसने एक सेकंड में ही वो छुपा लिया और कहा, हम मिले हैं बचपन में क्वीन, और रही बात पसंद की तो मुझे तुम बहुत सालों से पसंद हो। मुझे तुम तब से पसंद हो जब से तुम उसे लव लाइफ कैफेटेरिया में काम करती थी। उद्धरण चिन्ह। जब वैदेही ने ये सुना तो उसने अपनी आंखें बड़ी कर राघवेंद्र को देखा तो राघवेंद्र के उसके चेहरे पर आए बालों को साइड किया और कहा, धीरे धीरे से सब पता चल जाएगा तुम्हें क्वीन, और ये शादी कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो रही। तुम भी मुझे पसंद करो, तब तक मैं वेट करूंगा। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर चौहान, ये अजीब नहीं लगेगा कि एक प्रोफेसर एक स्टूडेंट पर लाइन मार रहे हैं? कुछ अजीब नहीं होगा, बोलिए। वैदेही ने काउच पर पीछे आराम से बैठते हुए कहा तो राघवेंद्र उसके साथ आकर बैठ गया और उसके ढीले बालों की चोटी जिसमें से कुछ बाल बाहर बिखर भी रहे थे पकड़कर बोला, टन। वैदेही ने उसे देखा और फिर वो चुपचाप घूम गई। पता नहीं क्यों, पर उसे देखते ही वैदेही का मन किया कि वो इस इंसान पर आंख बंद कर विश्वास कर सकती है। उसकी स्माइल जैसे उसके दिल पर घर कर गई थी। उसे सच में वो राघवेंद्र बहुत अपना सा लगा। राघवेंद्र ने उसकी चोटी खोली और अपने हाथों से उसके बाल ठीक करते हुए कहा, नहीं कुछ अजीब नहीं होगा क्योंकि शादी तो धूमधाम से करेंगे 2 साल बाद जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए और ये मास्टर्स का ड्रामा भी। तब तक तुम बस मुझे पसंद, प्यार, लाइक जो भी होता है वो सब करने के लिए रेडी रहना, और इस सीक्रेट रोमांस का भी अलग ही मजा होता है। देखना हमारी स्टोरी यहाँ की लेजेंडरी लव स्टोरी होगी। यहाँ के सब बच्चे मिसाल दिया करेंगे हमारी कहानी की। उसकी बातें सुनकर वैदेही जोर जोर से हंसने लगी। राघवेंद्र ने अब तक अच्छे से उसकी चोटी बना दी थी। वैदेही को ऐसे हंसता देखकर उसकी आंखें एकदम नर्म हो गई थीं। वो सच में बहुत ही प्यारी से उसे देख रहा था। प्लीज दोस्तों लाइक कमेंट सब्सक्राइब।